नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृष्णा ज्ञान। देखिए कि इस तरह से पंकज प्रसून तथा एजे वारसी ने हल्द्वानी में हुई घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं और देखिए। मैंने जो भी स्टडी की है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना धंधा बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए धर्म का ही सहारा लेते हैं। ये बरेली में ये जो तौकीर रजा है, इसके भतीजे ने कुछ जमीन इनकी अपनी थी और कुछ जमीनों पर चारदीवारी बना के कब्जा किया था। जब प्रशासन टीम हटाने आए उस अतिक्रमित जमीन को, तो इन्होंने कह दिया कि मुसलमानों सड़क पे उतरो। ये अब्दुल मलिक, मैंने देखा कि ये इसके बाप दादा कुछ घोड़े खच्चर बेचा करते थे। पिछले 10, 15, 20 सालों में इसने जमीन का धंधा किया कि सरकारी जमीनों पे कब्जा कर करके प्लॉटिंग करके 50 रुपए का स्टाम्प पेपर बनाता था और बेचता था। और उस जमीन को बचाने के लिए कुछ मजार वगैरह खड़ा कर देता था ताकि धर्म के नाम पे कोई सरकारी एजेंसियां ये हटाने नहीं है। आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाई ये अब्दुल मलिक अपना धंधा बचा रहा है या तौकीर रजा अपना धंधा बचा रहा है या फुरपुरा शरीफ का वो मौलाना जो कि टीएमसी का सदस्य है अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इस्लाम का नाम ले रहा है। और ये सब जानते हुए फिर भी अगर कुछ लोग सिर्फ इस भावनावश चले आते हैं कि अल्लाह का घर है, तो इसे समझाने की जरूरत है कैसे होगा ये सब। जी ऐसा है जो आपने कहा, सही कहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जनता है, जो अल्पसंख्यक समाज में जनता है, ये अनपढ़ है बेचारी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो इनका मिसयूज कर लेते हैं लोग, बस यही है और कोई कारण नहीं है। नहीं, वारसी साहब मिसयूज कर लेते हैं, लेकिन आप लोग भी उसी समुदाय की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप लोगों की बातें क्यों नहीं इनको इन्फ्लुएंस कर पाती हैं? ऐसे मौलानाओं, अजहरी और ऐसे अब्दुल की बातें क्यों इन्फ्लुएंस कर जाती हैं? इसमें तो साहब अभी समय लगेगा और एकदम से कोई बात समझ में आती नहीं है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। और ये जी जो पढ़ा लिखा समाज है वही इसमें मैसेज देगा और इन लोगों से अपनी बात रखेगा कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से ये देश चलेगा। अन्यथा एक तरफा या कोई भी किसी के बहकावे में आके देश नहीं चलेगा। सर्व समाज से ही रोहित, एक चीज रोहित, मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन आ रहा है। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आज से 10-15 साल पहले ये लोग अगर तकरिया करते थे या फरमान या फतवा जारी कर देते थे, तो आजकल अहमद बुखारी की कोई नहीं सुनता है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। आजकल इनकी भी हालत अच्छी नहीं है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, बदलाव आ रहा है। आज का जो गरीब मुसलमान तबका है, जो पसमंदा है या जो भी है, वो ये देख रहा है कि उनको पहले कुछ नहीं मिला था, आज मकान भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, शौचालय भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। वो देख रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते हम जो भी काम करते थे, मान लिया अलीगढ़ में कोई ताला बनाने का काम करता था या कहीं कोई कालीन बनाने का काम करता था, बनारस में बुनकर थे, कानपुर में छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, तो उनको भी सब्सिडी फैसिलिटी वगैरह मिल रहा है। वो फायदा देख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं देश भर की बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो सरकारी योजनाओं का या फिर वजीफे जो मोदी सरकार ने दिए हैं वो अल्पसंख्यक बच्चों को दिए हैं, बालिकाओं को दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर बच्ची के पढ़ने के लिए या उसकी शादियों के लिए पैसे जमा हो रहा है तो वो सिर्फ हिंदू के बच्चे कर रहे हैं। तो एक एहसास है इस चीज को लेके। हाँ, हम जो नेतृत्व उनका जो है ना, वहां पे अगर कुछ बदलाव कर सकते हैं। बहुत अच्छी महिलाएं, पढ़ी लिखी ज़हीन महिलाएं भी आगे आ रही हैं, वो अपनी बातें कर रही हैं। वारसी साहब जैसे लोग हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हमें जरूरत है इस तरह के लोगों को मंच प्रदान करने की, जो स्टेज प्रदान करे। आप बार बार अगर तौकीर रजा को दिखाइएगा तो उसकी बातें लोग सुनेंगे, उसी का भाषण सुनेंगे। अगर कोई कहता है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, इसी चीज को बार बार रिपीट करके आप सुनाइएगा। बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं मुस्लिम समाज में, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं मुस्लिम समाज में। उन लोगों को एक मंच पर लाके अगर मीडिया उन्हें बताए और वो अगर बताए कि देखो भाई, मैं यहाँ पे आगे बढ़ने की सबको इजाजत है। यहाँ अगर बिजनेस करेगा तो कोई भी बढ़ सकता है। यहाँ इस तरह का कोई रोक नहीं है कि हिंदू बढ़ेगा मुस्लिम नहीं बढ़े। या फिर वहां पर दिक्कत ये है ना, जो कि एक पद पर हैं, जो कि प्रतिष्ठित हैं, अगर उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कीजिए तो उनको डर है अपने मौलानाओं से, फतवों से, अपने गले काटने वाले एक तबके से। नहीं, थोड़ा तो शरीफ आदमी को झिझक होती है कि वो फालतू के झंझटों में क्यों फंसे। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग रूम में अकेले में आपसे बात करेंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं, एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं,
और वो मुसलमान है। उन्होंने ही सबसे पहले मेरे से कहा था कि जब एक साथ दो पत्नी आती है तो पहले वाली बात कहाँ रह जाती है। उन्होंने मुझे ये बताया था, लेकिन मैंने कहा कि सर आप कैमरे पे बोले नहीं ये सब झंझट में मुझे मत फंसाइए, कल को मैं विवाद में आ जाऊंगा। नहीं, आपको तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एहसास है इस चीज को। आपको याद होगा इरफान खान ने जब बयान ऐसे दिए तो किस तरीके से इस देश में उनके खिलाफ उनका ही समुदाय पीछे पड़ गया था। इरफान खान कितने लेजेंडरी एक्टर। नहीं तो करेंगे ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ कोई नफरती बयान नहीं देता, या फिर ऐसा थोड़ी है कि वो देना बंद कर देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको नेतृत्व के ये मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते हैं, इनको पेश किया जाए। बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, और बहुत समझदार लोग हैं, और एहसास भी है समाज के अंदर, बस उसको वॉइस देने की जरूरत है। जब आम लोग जब ये बोलना शुरू कर देंगे ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत, कल को जाके एक तबका ये बताया कि भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन दूसरा तबका ये कहने वाला भी है कि इससे ज्यादा खुश कहीं है ही नहीं मुसलमान। किसी मुस्लिम देश में भी मुसलमान इतना आराम से नहीं है। आप किसको दिखाना पसंद करोगे? वो जो बता रहा है कि सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है या सबसे ज्यादा ये हो रहा है? इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वारसी साहब अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे अच्छे लोग जी, एक बात रोक के कहता हूँ, पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी दंगा नहीं हुआ, और उससे पहले हजारों दंगे होते थे। गाजियाबाद से मत जाना, कर्फ्यू लगा है, हापुड़ में दंगा हो गया, फलाना में दिल्ली में ये हो गया। आज कहीं भी कोई पूरे भारत में दंगा नहीं है। इससे बढ़िया सरकार और क्या लोगे आप? तो इससे पेट में तकलीफ है विपक्षियों की। वो लोग चाहते हैं कि ये दंगे बढ़ गए और ये सरकार बदनाम हो और हमें मौका मिले, इसी चांस में रहते हैं वो। नहीं, हाँ बिल्कुल। मैं रोहित बार एक शब्द का करता हूं, हमें मुल्ला का इस्लाम बनाम अल्लाह का इस्लाम, बार ये बोलता हूं। और मैं गैर मजहबी हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ जो इस्लाम है ना वो बहुत पुराना है। देवबंद आने से पहले का भी यहाँ इस्लाम था, ये बरेलवी है, उससे पहले भी यहाँ इस्लाम था। हमारे यहाँ रसखान भी हुए, रहीम भी हुए, हमारे यहाँ दारा शिको भी हुए हैं, कबीर भी हुए। वो भी तो उस चीज को क्यों ना ये किया जाए कि भाई हमारा अलग जो तासीर है भारत की। ये देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत के लोग चाह कर भी कभी भी रेगिस्तानी इलाकों के लोगों की तरह कट्टर नहीं हो सकते। वहां 3 मौसम है, फल फूल सब्जी नदियां सब कुछ है यहाँ। तो यहाँ के जो इंसान के अंदर की जो तासीर है वो कभी भी उतना ज्यादा हिंसक, उतना ज्यादा बर्बर नहीं हो सकते। मुझे याद है कि इराक में एक बार युद्ध छिड़ा था और ऑपरेशन गंगा की तरह कोई ऑपरेशन नाम था, वहां से रेस्क्यू किया गया था। तो वो अलीगढ़ के रहने वाले लोग आए ऐसे दिल्ली एयरपोर्ट या तो आंखों में आंसू थे, डबडबाई आंखों के साथ सबसे पहले उन्होंने इस धरती को चूमा और बोला कि भाई साहब हमने जो देखा वहां उसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई भारत में। बोले कि आप चाह के आपस में जितना भी लड़ लो, जितना भी कर लो कि हिंदू है, आरएसएस है, मुसलमान है, ये है, लेकिन यहां जिस तरह का जीवन है ना वो नहीं हो सकता वहां। आप वहाबियत को भले ही जितना दूसरे के कहे के अनुसार प्रचार कर लो, लेकिन आप नहीं बन सकते उनके जैसा जालिम। बिल्कुल। यहाँ का डीएनए है, यहाँ का जो सोच है, यहाँ की जो तासीर है, यहाँ का जो मौसम है, 7 नदियां है, हर तरह का मौसम है, हर तरह का खाद्यान्न है। मैं तो बोलता हूं मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर अगर अमेरिका है तो भारत एक ऐसी थाली है जहां हर वैरायटी का सामान रखा हुआ है। यहाँ मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रोटी भी है, सब्जी भी है, चटनी भी है, आप आराम से टेस्ट लेके खाओ। लेकिन आराम तो यही बात जी, हाँ, आराम से टेस्ट लेकर मैं ये कहता हूं कि पंकज जी सब चाहते हैं कि देश में। हाँ वारसी साहब, मैं आपके बात कहना चाहता हूँ, भारत में जो इस समय सरकार चल रही है मोदी जी की, दुबई में वो अभी मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं, तो वहां भी तो सब मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें तो आपत्ति नहीं। और दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर क्या आदमी की जाति, बिरादरी, कौम देख करके सुविधाएं दी जा रही हैं। जनधन योजना है, सिलेंडर योजना है, मकान योजना है, खाद्यान्न योजना है, सबको बराबर मिल रहा है। वारसी साहब यही तो दिक्कत है, इनके नुमाइंदों को यही तो दिक्कत है कि सरकार ने सब कुछ दे दिया, हमने तो दबा कर रखा था पंचर और अंडे तक, अब इनको सब कुछ मिल जाएगा, हमारी फिर कहाँ सुनेंगे। रोहित जी पंकज जी,
मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल तो सो कॉल्ड इन्हीं सेकुलरों की सरकार थी ना, और जो भी राज किए, उन 70 सालों में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर कैसे हो गई? और फिर इन 10 सालों में उन्हें सबसे ज्यादा वजीफे, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों मिलने लगा? ये भी तो सोचेगा कोई ना। उन 70 सालों में 70,000 रजिस्टर्ड छोटे बड़े, इन 10 सालों में नहीं दंगा हुआ, ये भी तो सोचेगा ना समाज। बिल्कुल। वो डिवाइड एंड रूल, वो डरा डरा के वोट लेते थे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। आज खड़ा होकर कोई मुसलमान करे आ तो गई 10 साल, क्या हो गया? नहीं डरेंगे। तो तकलीफ तो है। डराने वाली बात तो इस देश में बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग भी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सुरक्षा बढ़ी है। हम नहीं, असहिष्णुता है, नहीं बयान देख ही रहे हैं, असहिष्णुता है, मुसलमान डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलिए कोई एक भागलपुर, अच्छा कोई मौलाना मौलवी दे दे तो ठीक है, लेकिन हामिद अंसारी जब ऐसा बोलते हैं, वारसी साहब कुछ बोल रहे हैं, वारसी साहब। पंकज जी मैं कहूंगा, भागवत जी ने ये कहा था, बिना मुसलमान के भारत का हिंदुत्व या भारत जो है अपूर्ण है, पूर्ण ही नहीं हो सकता। जब भागवत जी इस बात को कह रहे हैं, जो माननीय हमारे संघ प्रमुख हैं भारत के, तो और इतना ज्यादा क्या बात होगी? तो इसका मतलब ये सब लोग जो है ये सब यूज कर रहे हैं पार्टी को, पार्टी में सबको, जितने भी अल्पसंख्यक समाज है उनको जो है मिसगाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है पंकज जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि यहाँ मैंने बहुत जो पुराने लोग हैं उनको मैंने कहते हुए देखा है कि मैं सनातनी हिंदू या मैं सनातनी मुसलमान हूँ, मैं सनातनी ईसाई हूँ। इस वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका कहना गहरा है। कभी जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो भारत में रहने वाले, यहाँ यूरोप से ज्यादा पुराना क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा पुराना इस्लाम है, यहाँ इस्लाम के सारे फिरके सरवाइव कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ के लोग, मैं बताऊं ना कि मैं बार बार ये महसूस करता हूं कि भारत को भारत के तरीके से जब आप देखना शुरू कीजिएगा ना, बिना कंपैरिजन के, बिना उनकी वहावियत के, बिना उनके वो क्या बोलते हैं सलाफियत की, तो यहाँ अपने आप में एक संपूर्ण संस्कृति है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, औरंगाबाद जिला है, बगल में सासाराम जिला था, शेरशाह सूरी का मकबरा है, वहां के पठान लोग जमींदार थे और हमारे यहाँ से रोटी बेटी का संबंध था उनका। अब नया दौर आया है जो मैं उन्हें देखता हूं कि भाई अरे के सारे अब मुसलमान हो गए और ये हिंदू, पॉलिटिकल डिवीजन है ये भाई। कभी ये महसूस नहीं हुआ था पहले, और ये नया कल्चर में डेवलप होते देख रहा हूं। डरा रहे हैं, आज भी डराने की कोशिश की जा रही है, और याद रखें जो डरा कर आपको वोट लेगा वो कभी आपका भलाई नहीं करेगा। नहीं, वो डराने वाली बात तो मैं कह रहा था कि जब आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे हों और फिर आप इस तरीके से बयान दे दें तो एक सोच तो आपके समुदाय में जाएगी ना, भाई इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, संवैधानिक पद पे रहा है। वारसी साहब से पूछ रहे हैं, मुझसे नहीं पंकज जी आपसे। देखिए मैं देखिए इस देश में किन किन लोगों को डर लग रहा है। इस देश में खान अब्दुल गफ्फार खान को डर नहीं लगा, ये अलग बात है कि कांग्रेस के डिसीजन के चलते अंत में उनके साथ धोखा हुआ, वो उनको जाना पड़ा, वो पख्तून थे। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम को कभी डर नहीं लगा, इस देश में अब्दुल हमीद को कभी डर नहीं लगा, बिस्मिल्लाह साहब को नहीं लगा, इस देश में नहीं, इस देश को लग रहा है। अब आके डर लगना शुरू हुआ वो हमीद अंसारी साहब को, ये तौकीर रजा को अब डर लग रहा है, ये अजहरी को डर लग रहा है जो कि तहरीके लब्बाक से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के तहरीके लब्बाक से, ओवैसी को डर लग रहा है, जबकि वही ओवैसी अपने हैदराबाद में महिलाओं को सबसे ज्यादा वन नाइट शादी का नाम है और आ रहे हैं, बच्चियों को उठाकर ले जा रहे, कभी एक शब्द नहीं बोला। ये तौकीर रजा बरेली में रहते हैं लेकिन कभी भी जिंदगी में मुरादाबाद दंगों की बात नहीं करेंगे, पड़ोस में हुआ है ना, एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बता रहे हैं 1947 के दंगे, 2002 के गुजरात के दंगे, ये बताएंगे। पड़ोस में हुए दंगे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये बिहार में जो ये मौलाना है, क्या नाम है, जो जेडीयू से राज्यसभा जाने की अभी भी जुगत में है,
वो भागलपुर जाने की बात कभी क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो खुद भागलपुर के रहने वाले। 300 लोग गए थे नमाज पढ़ने, कोई उसमें से घर नहीं लौटा। एक शब्द बोल दे इन लोग, सिलेक्टिव डर है, ये सिलेक्टिव असहिष्णुता। मैं जहां मानता हूं कि इस देश में फिलहाल जिस ट्रैक पे ये देश चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे तेजी से निर्माण हो रहा है, गरीबों को सबसे ज्यादा फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल रही है, हर किसान को साल में 6,000 रुपया मिल रहा है, कृषि इक्विपमेंट्स के दाम कम हो गए, गरीबों को सबसे ज्यादा मकान मिला, औरतों को पता चला कि बच्चियों को पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं, शादी के लिए पैसे दी जा रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, हर गांव में 24 घंटे बिजली आ गई है, किसी को काम कर आगे बढ़ने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बिजनेस करो, धंधे करो, नौकरी करो, आप संपत्ति करो, कोई बैन नहीं। अब बताओ, ये सारा कुछ होते हुए अगर कोई ये कहे कि इस देश में कुछ भी ठीक नहीं है तो लोग भी तो महसूस कर रहे होंगे ना। बिल्कुल, लोग तो समझ ही रहे हैं। और मैं वारसी साहब से ये समझना चाहूंगा, आपकी सरकार ने जिस तरीके से भी हाल फिलहाल में मुस्लिमों को लेकर एक अलग तरीके की योजनाएं तैयार की और हर चीज मुस्लिमों तक पहुंचाई गई, हमने देखा, आप लोगों ने बहुत लंबे वक्त से देखा, मैं 2000 के दशक की भी बात कर रहा हूं कि बहुत स्थिति चेंज हुई मुस्लिमों की। अब आप लोग मुस्लिमों के दिमाग में ऐसा क्या कुछ डाल सकें कि हाँ भाई, किसी एक अब्दुल के पीछे, किसी एक ओवैसी के पीछे मत भागिए, बात देश की है तो सोचिए समझिए रुकिए, देश की है तो सोचिए समझिए रुकिए। तो ये था पूरा वीडियो, आपने देखा कि पंकज प्रसून तथा रोहित जी तथा जय वारसी जी की वार्तालाप, इसमें आपको क्या समझ में आया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर से लेके आएंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।